हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुकेश अंबानी और रतन टाटा, इन दोनों की अमीरी की चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहां हस्बैंड एक फूल का खर्चा नहीं करते, वहीं अंबानी ने अपनी वाइफ को 3 बार लग्जूरियस करोड़ों के प्राइवेट जेट गिफ्ट किए हैं। और प्राइवेट जेट, लग्जूरियस कार और अंतिलिया के मालिक अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनीज हैं। वहीं रतन टाटा की बात करें तो रहते तो बस ये सित्तू से घर में है, लेकिन इनके पास 135 कंपनीज हैं। तो अब आप बताओ 6 वर्सेस 135 किसकी जेब ज्यादा भारी होगी। वेल, इसका जवाब शायद ही है किसी के पास, पर अगर इस वीडियो को देखोगे तो शायद आपको भी मिल जाएगा। वही मुकेश अंबानी जो एशिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन कई बार बन चुके हैं, और वहीं अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में कर ले तो शायद वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन। पर आखिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे? तो चलिए आपके सवालों का जवाब जानते हैं। शुरू करते हैं इन बिजनेसमैन का पैसे और शो ऑफ से भरा ये सफर। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है सबसे ज्यादा। नंबर 1, ऐसी थी दोनों की कंपनीज की शुरुआत। चलिए शुरुआत करते हैं 21,000 रुपीज से शुरू हुई एक टेक्सटाइल कंपनी की, जिसका नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ रुपए तक का सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेदजी का स्ट्रगल 13 साल की उम्र में मुंबई से ही शुरू हुआ था, जहाँ से ग्रेजुएशन खत्म करते ही उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 रुपए से बनी एक टेक्सटाइल कंपनी की ट्रेडिंग शुरू की। फिर जैसे ही उनके इस काम में पाव जम गए, वैसे ही जमशेदजी ने अपनी पहली टेक्सटाइल मिल में जैसे ही प्रॉफिट कमाया तो उनका दिल ऐसे 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में लगा, जिसका फायदा सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों को मिल सके। हालांकि वो इस सपने को पूरा होता हुआ देख नहीं पाए थे, लेकिन अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए जमशेदजी के बेटे दोराबजी टाटा ने अपने पिता के आयरन एंड स्टील कंपनी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को एस्टेब्लिश कर अपने पापा का सपना पूरा किया, और साथ ही खोला इंडिया का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या फिर उम्र का एक पड़ाव, और जल्द ही इनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जहांगीर टाटा को मिली, जहां 14 कंपनीज को चलाते हुए उन्होंने टाटा कंपनीज का आंकड़ा 95 कर दिया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उसे अपने अंडर में लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया कर दिया। पर इन सब के बाद 3 पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा को, जिसकी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज को ग्लोबली ऐसा फेमस कर दिया है कि बच्चा बच्चा भी टाटा के बारे में जानता है और टाटा कंपनी के साथ काम करना चाहता है। तभी तो आज कंपनी का नेटवर्थ 5 लाख करोड़ रुपए तक जा चुका है। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत एक आम इंसान का बंगला बना देती है। और इतना ही नहीं, इन्होंने जो 6 फ्लोर की इतनी बड़ी पार्किंग जो अपने घर में बनवाई है ना, उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आधे से ज्यादा मुंबई की पॉपुलेशन रहती है। और यहाँ आपका गैस बिल्कुल सही है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था। जी हाँ, हम सब के पापा की तरह कड़ी मेहनत करके और सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को इकट्ठा करके खुद का बिजनेस शुरू किया। मतलब पैसे जमा होने पर वो विदेश की नौकरी छोड़कर मुंबई की चौल में रहने लगे। और जैसे तैसे बहुत संघर्ष करने के बाद धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन को खोला, जो मसालों और यान में ट्रेड करता था। और जैसे मसालों और यान के धंधे में वो सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने विमल नाम से अपने कपड़ों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। पर विमल लोगों को लुभाने में फेल हुआ, इसलिए उसको कस्टमर्स का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। और उसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और स्टॉक को बेचने का काम धीरू भाई अंबानी को करना पड़ा। लेकिन अपने आप में ये काफी बड़ी बात है कि जिस टाइम में लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते नहीं थे, उस टाइम में उन्होंने लोगों से अपने विमल कंपनी में इन्वेस्ट करवाया, जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को हुआ। और कुछ ही टाइम बाद 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस में 75,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ 2002 में, जिसमें मिल रहे सक्सेस के चलते रिलायंस ने इस चीज का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हुआ। लेकिन शायद धीरू भाई की लाइफ में इतनी ही सक्सेस थी, इसलिए उसी साल उनकी खराब तबीयत की वजह से उनकी डेथ हो गई। और उनकी मौत के बाद उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाई के बिजनेस का तरीका काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि जहाँ एक भाई कोर्ट में खुद गवाही दे रहा है कि उसकी नेटवर्थ 0 है, वहीं मुकेश अंबानी ने $7,930 करोड़ कमाए। नंबर 2,
किसका पैसा है ज़्यादा, जिससे होता है उसका फ़ायदा। चलिए बात करते हैं इनके आज ही यानी कि इन दोनों के पैसों की, क्योंकि सारी लड़ाई उसी की तो है। क्या आप जानते हैं 88 करोड़ के नेट वर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के, रिलायंस पेट्रोलियम और जियो जैसी कई कंपनी के मालिक हैं। वहीं 135 से ज्यादा कंपनीज होने के बावजूद भी रतन टाटा का नेटवर्थ हमेशा कम रहा है और कभी कागजों पे दिखाई भी नहीं दिया है। पर आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। वही ये तो हम सभी को पता है कि रिलायंस कंपनी अभी बहुत लिमिटेड सेक्टर्स में काम कर रही है, लेकिन वहीं टाटा ग्रुप इंडिया के लगभग सभी फील्ड्स में काम कर रहा है। स्टील कंपनीज, ऑटोमोबाइल पर और बहुत सारी कंपनीज, और तभी तो सब्सिडरीज कंपनीज के ज्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल रिलायंस से ज्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ आज इंडिया में सबसे ज्यादा कैसे है, यही जानना चाहते हैं ना, तो आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हुए हम आपको बता दें, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में वो 48% शेयर्स रखते हैं, और जब शेयर्स ही इतने ज़्यादा हों तो कंपनी का मुनाफा भी तो बहुत ज़्यादा होगा और उसमें आदमी की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए सितंबर 2020 में इसलिए मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 2020 में $88 बिलियन था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो टाटा ग्रुप में वो 1% से कम शेयर के मालिक हैं। हालांकि टाटा ग्रुप के 66% का शेयर्स उनकी अलग अलग कंपनी जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट जैसे ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो कि इंडिया में एजुकेशन, हेल्थ को और लाइवलीहुड को और आर्ट एंड कल्चर जैसे ट्रस्ट में जाता है। मतलब बंदे को 134 कंपनी का मालिक होने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने फैमिली को आगे रखकर वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वाले शेयर्स अपने नाम कर लिए होते ना, तो आज वो इंडिया के नहीं बल्कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक होते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर्स में ही अमीर है और जेन्युइन पैसा सिर्फ रतन टाटा के पास है। ये तो सोचने वाली बात है। नंबर 3, जैसे खर्चे वैसे चर्चे। तो घर, गाड़ी, पैसा सब है इन दोनों के पास, तो वहीं क्यों दिखते हैं एक के खर्चे और नहीं होते दूसरे वाले के चर्चे? क्योंकि पैसा तो बोलता है बॉस, लेकिन जिसको दिखावा करना होता है शायद उसी का बोलबाला सबसे ज्यादा होता है। इसलिए तो क्योंकि वहीं जब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ रुपए खर्च किए थे और उसके चर्चे बड़े जोरों शोरों से हुए थे, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। पर चौंकिए मत, क्योंकि इनके खर्चे अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि इनके पास एक यार्ड भी है जो कि सोलर ग्लास रूफ से बनी है, जिसकी अप्रोक्स कीमत 700 करोड़ रुपीज है। और जब पति इतने खर्चे कर ही रहा है तो पत्नी पीछे क्यों रहे? इसलिए नीता अंबानी को हमेशा ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस और ब्रांडेड बैग्स के साथ ही देखा जाता है। और देखो भाई, जब सेठ इंडिया का सबसे बड़ा आदमी हो तो उसके नौकर का भी तो उसके स्टैंडर्ड का होना पड़ेगा। इसलिए तो मुकेश अंबानी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी 2.5 से 3 करोड़ रुपए वाली मर्सिडीज AMG G63S में साथ लेकर घूमते हैं। और तो और अपने एंटीविया में स्नोफॉल का मजा लेने के लिए उन्होंने उसमें अपना अलग से एक रूम बनाया है। लेकिन वहीं हम रतन टाटा की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से सिंपल रही है, तो उन्होंने आज तक कोई बड़ा खर्चा ना करते हुए अपने घर को भी सिंपल और एलिगेंट रखा है, और साथ ही उन्होंने अपना पैसा स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया ताकि उनकी कंट्री और उनके कंट्री के लोग आगे बढ़ सकें। और इसके साथ साथ उनका टाटा हेल्थ खुद को एक्सपांड करते हुए 25+ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में फैल गया है। और अब तो टाटा ग्रुप अपने कंपनीज की सोशल वर्क के हर फील्ड में फैल गया है, फिर चाहे वो वाटर एंड सैनिटेशन ही क्यों ना हो, स्पोर्ट्स और डिजास्टर मैनेजमेंट एंड माइग्रेशन और सोशल जस्टिस ही क्यों ना हो। पर जिस तरीके से बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है, उससे तो ये साफ दिख रहा है कि इनकी वैल्यू और एथिक्स इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बिजनेसमैन जो गुलाब भी खरीद लेता है तो भी हवा हो जाता है, यानी कि उसकी बात बन जाती है। और वहीं दूसरा बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शो ऑफ नहीं करते और सोशल वर्क में इतने आगे बढ़ गए हैं जिसके बारे में शायद किसी को पता ही नहीं है। और इसके सबसे बड़ी वजह ये है उनका खुद ये सब काम चुप चुप के करना। अब आप ही बताइए, इन दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत कर कर अपने आप को और अपनी कंपनी को इतना आगे पहुंचाया, लेकिन फिर भी एक इंसान अपने आप को दुनिया की नजर से छुपाते हुए हर एक काम कर रहा है, वहीं दूसरे का छोटे से छोटा खर्चा भी लाइमलाइट में आ जाता है। तो क्या ऐसे में अपने खर्चे का चर्चा करना वाकई में ज़रूरी है? क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।